हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट ऑनलाइन क्लासेस पीरो। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के मैट्रिक्स यानी आव्यूह से रिलेटेड कुछ वीवीआई क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन, वैसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों एवं स्तंभों दोनों की संख्या समान हो क्या कहलाता है? तो याद रखना है वो वर्ग आव्यूह कहलाता है जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या समान हो। आइए हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, तो याद रखना है जो ऐसे खड़ा रहेगा ये स्तंभ होगा और जो पड़ा यानी ऐसे रहता है वो पंक्ति। तो इसमें देखिए तो पंक्ति कितना 1 2, स्तंभ कितना 1 2, यानी यहाँ पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या क्या है? समान है, 2 2 है। तो जिस आव्यूह में पंक्ति एवं स्तंभ दोनों की संख्या समान हो वो वर्ग आव्यूह कहलाता है। याद रखिएगा। ऐसे 3 गुने 3 कोटि का भी हो सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपका कह रहा है निम्न में कौन वर्ग आव्यूह है? तो वर्ग आव्यूह के लिए अभी हम आपको 1 मिनट पहले बताया है वैसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या समान हो। तो हम इसके विकल्प पे गौर करते हैं। तो पहला विकल्प जो है आपका, देखिए अभी हम आपको बताए जो पड़ा है वो पंक्ति और जो सीधे खड़ा है वो स्तंभ। तो इसमें देखा जाए तो पंक्तियों की संख्या कितनी है? तो 2 1 2, स्तंभ तो 1 2 3, यानी यहाँ पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या समान नहीं है। अब ऑप्शन बी पे गौर करते हैं। तो देखिए तो पंक्ति ऐसे जाएगा तो 1 2 3, 3 पंक्ति, लेकिन स्तंभ कितना 1 2, इसमें भी पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या समान नहीं है। अब ऑप्शन सी पे गौर करें तो इसमें हम देख रहे हैं जो 1 2 3, 3 पंक्ति और स्तंभ 1 2 3, यानी 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है। यानी यहाँ अर्थात कहने का अर्थ है जो यहाँ पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या समान है। तो इसलिए ये मेरा जो ऑप्शन सी है ये वर्ग आव्यूह होगा। अब आगे 3 नंबर क्वेश्चन पे गौर करते हैं। देखिए तो 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या m तथा स्तंभों की संख्या n हो तो आव्यूह की कोटि होगी। तो देखिए याद रखिएगा किसी भी आव्यूह की कोटि निकालने के लिए सबसे पहले हम पंक्तियों की संख्या लेते हैं और उसके बाद हम गुना करके स्तंभों की संख्या को लिखते हैं। तो यहाँ देखिए तो पंक्तियों की संख्या क्या दिया हुआ है m, तो m गुने उसके बाद स्तंभ की संख्या, तो स्तंभ की संख्या क्या हो जाएगा n, यानी यहाँ मेरा कोटि क्या होगा m गुने n। इसका विकल्प बी नंबर सही होगा। अब इसके एग्जाम्पल पे अगर हम गौर करें तो देखिए 2 का एग्जाम्पल ए देखते हैं, ऑप्शन ए। तो यहाँ मेरा पंक्तियों की संख्या कितना है? देखिए तो 2, और अभी बताए आव्यूह की कोटि निकालने के लिए पहले पंक्तियों की संख्या और उसके बाद गुना स्तंभों की संख्या। तो गुने यहाँ स्तंभ कितना है? तो 1 2 3, ये हो जाएगा इसकी कोटि 2 गुने 3। बी में देखे तो इसमें पंक्ति कितना 1 2 3 और उसके बाद गुने स्तंभों की संख्या, स्तंभ कितना 2। अब इसकी कोटि हो गया 3 गुने 2। अब इसको देखे तो इसमें पंक्ति कितना 3 गुने स्तंभों की संख्या, स्तंभ कितना 3, यानी ये 3 गुने 3 कोटि का हो गया। तो याद रखिएगा आव्यूह की कोटि पूछे तो याद रखना है आव्यूह की कोटि पहले पंक्ति संख्या होता है गुने उसके बाद स्तंभों की संख्या। आगे 4 नंबर देखते हैं। देखिए तो 4 नंबर क्वेश्चन में आव्यूह दिया है और कह रहा है इसकी कोटि क्या होगी। तो अभी हम आपको 3 नंबर क्वेश्चन में बताए हैं कोटि निकालने के लिए किसी भी आव्यूह की कोटि निकालना हो तो पहले हम पंक्तियों की संख्या देखते हैं और उसके बाद गुने स्तंभों की संख्या। तो यहाँ आइए हम देखते हैं इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? तो 2 गुने स्तंभों की संख्या कितनी है? 3, यानी ये जो आव्यूह है ये 2 गुने 3 कोटि का होगा। तो विकल्प देखते हैं कौन सा सही है। बी नंबर जो है आपका सही है, 2 गुने 3 कोटि। देखिए तो 5 नंबर क्वेश्चन में आपका आव्यूह की कोटि दिया हुआ है m गुने n। m यानी क्या? पंक्तियों की संख्या m और n क्या? स्तंभों की संख्या n, और ये वर्ग आव्यूह है। कैसा आव्यूह है? तो वर्ग आव्यूह है। और वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं? तो जिसमें अभी थोड़ा देर पहले 1 नंबर क्वेश्चन में बताए थे जिसमें पंक्ति एवं स्तंभों की संख्या समान हो। तो यहाँ मेरा पंक्ति क्या है m है और स्तंभ क्या है n, यानी मेरा यहाँ इस जो कोटि है ये वर्ग आव्यूह कब होगा? जब m बराबर n होगा। तो यहाँ कौन सा विकल्प सही होगा? ए नंबर सही होगा। अब 6 नंबर देखते हैं। देखिए तो 6 नंबर क्वेश्चन यदि आव्यूह a की कोटि m गुने n तथा b की कोटि n गुने p हो तो आव्यूह ab की कोटि क्या होगी? तो a की कोटि मेरा क्या दिया हुआ है? m गुने n, यानी m पंक्तियों की संख्या गुने n स्तंभों की संख्या। b की कोटि क्या दिया हुआ है?
n गुने p, यानी n पंक्ति की संख्या और p स्तंभ की संख्या। और हमें निकालना क्या है, ab की कोटि। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो, ab दिया हो और ab का कोटि निकालना हो तो हम a का पंक्ति लेते हैं, यानी पहला वाला अक्षर, तो क्या है m, और उसके बाद b का लास्ट वाला यानी स्तंभ, और इन दोनों का क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, m गुने p, यानी मेरा कोटि निकल गया ab बराबर m गुने p। तो देखिए तो यहाँ कौन सा ab की कोटि होगा, ऑप्शन m गुने p, ए नंबर आपका। देखिए तो 7 नंबर क्वेश्चन, दो अवयव a तथा b के लिए ab का अस्तित्व होगा। तो ab का अस्तित्व यानी ab का गुणनफल, और अवयव ab का गुणनफल तभी ज्ञात किया जा सकता है जब a के स्तंभों की संख्या b के पंक्तियों के संख्या के बराबर हो। तो यहाँ देखिए तो a के स्तंभों की संख्या b के पंक्तियों के संख्या के बराबर कौन से ऑप्शन में है, तो देखिए तो b में a के स्तंभों की संख्या बराबर b के पंक्तियों की संख्या, यानी यहाँ सही जवाब आपका b नंबर होगा। देखिए तो 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि अवयव y w तथा p की कोटियां क्रमशः 3 गुने k, n गुने 3 तथा p गुने k हो तो py प्लस wy के परिभाषित होने के लिए n k तथा p पर क्या प्रतिबंध होगा। तो यहाँ तो सबसे पहले हम देखेंगे y की कोटि। तो y की मेरा कोटि क्या दिया हुआ है, देखिए तो प्रश्न से स्पष्ट है कि y की कोटि, तो y की कोटि क्या, 3 गुने k, तो लिख देंगे y की कोटि। देखिए तो यहाँ हम लिखे py परिभाषित होगा। तो इससे पहले हम यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन पे गौर करते हैं। हम अभी आपको बताए हैं दो अवयव a तथा b दिया हो तो ab का अस्तित्व होगा। तो इसके लिए हम आपको बताए हैं जो a के स्तंभों की संख्या के बराबर b के पंक्तियों की संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ py कब परिभाषित होगा, तो उसी प्रकार जब p के स्तंभों की संख्या y के पंक्तियों की संख्या के बराबर होगा। तो यहाँ p के स्तंभों की संख्या, तो देखिए तो p के स्तंभ, तो ये क्या हो जाएगा k, और बराबर y के पंक्तियों की संख्या, तो y की पंक्ति क्या है 3, इसलिए यहाँ मेरा k बराबर हो जाएगा 3। इसको हम क्या कर देंगे, समीकरण 1। इसी प्रकार अब हम देखेंगे WY कब परिभाषित होगा, जब W के स्तंभों की संख्या बराबर Y के पंक्तियों की संख्या। तो लिख देंगे इसी प्रकार। देखिए तो इसी प्रकार WY कब परिभाषित होगा, तो अभी हम बताएं W के स्तंभों की संख्या बराबर Y के पंक्तियों की संख्या। तो इसलिए यहाँ W का स्तंभ, तो W का स्तंभ 3 हो जाएगा, 3 बराबर Y के पंक्तियों की संख्या, तो Y की पंक्ति यानी 3, इसलिए यहाँ मेरा हो जाएगा 3 बराबर 3। इसको हम क्या मानिए, समीकरण 2। अब यहाँ देखना है इसी प्रकार py प्लस wy कब परिभाषित होगा, जब py की कोटि बराबर wy की कोटि। तो यहाँ लिखेंगे अब इस, देखिए तो यहाँ अब हम लिखे पुनः py प्लस wy परिभाषित होगा। तो याद रखिएगा दो अवयव को तभी जोड़ा जा सकता है जब उसकी कोटि क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ py प्लस wy परिभाषित कब हो रहा है, जब py की कोटि बराबर wy की कोटि। तो यहाँ गौर करेंगे py की कोटि, तो py की कोटि यानी p का पंक्ति और y का स्तंभ। तो p का पंक्ति कितना है, p, py की कोटि लिखना है तो p का जो पंक्ति है p। देखिए तो py की हम कोटि लिख रहे थे, तो कोटि यानी p का पहला पंक्ति, तो p का पंक्ति p और गुने y का कोटि, तो y का कोटि क्या k, यानी सॉरी y का स्तंभ k, यानी मेरा py का जो कोटि हो जाएगा p गुने k। तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए यहाँ या py की कोटि बराबर हो जाएगा मेरा p गुने k, बराबर इसी प्रकार wy की कोटि अगर अब हम देखें तो w का पंक्ति तो n और y का स्तंभ, तो y का स्तंभ k, यानी wy की जो कोटि होगी n गुने k, n गुने k। तो अब यहाँ हम जब दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो p बराबर मेरा क्या हो जाएगा n, क्योंकि k क्या है, बराबर है। तो लिख देंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर समीकरण 3। देखिए तो अब यहाँ समीकरण 1, 2, 3 से क्या स्पष्ट हो रहा है, तो 1, 2 को देखते हैं तो k बराबर 3, k बराबर 3 तथा 3 में मेरा क्या है p बराबर n, यानी समीकरण 1, 2, 3 से मेरा स्पष्ट हुआ k बराबर 3 और p बराबर n।
यही आपका अभिष्ट प्रतिबंध होगा। तो आइए हम ऑप्शन देखते हैं, k बराबर 3 और p बराबर n कौन सा ऑप्शन है। तो देखिए ए नंबर जो आपका विकल्प है दिया हुआ है, k बराबर 3 p बराबर n। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो 9 नंबर क्वेश्चन, वैसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य हो क्या कहलाते हैं। तो वर्ग अवयव कहलाते हैं, ये याद रखिएगा। देखिए कैसे, सॉरी विकर्ण अवयव आपका ये कहलाएगा, यानी ऑप्शन ए सही होगा। देखिए कैसे, तो कह रहा है जो विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो, यानी 1 0 0 0 2 0 0 0 3, और पता है विकर्ण तिरछे होता है। तो देखिए तो विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या हो गया, शून्य। तो वैसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो वो विकर्ण अवयव कहलाता है। तो आपका सही जवाब होगा ए नंबर। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो 10 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन विकर्ण अवयव है। और विकर्ण अवयव, तो विकर्ण अवयव वैसा अवयव जिसमें विकर्ण को छोड़ के सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। तो इसमें अगर हम विकर्ण को छोड़ दे तो देखिए तो बहुत सारा अवयव है जो कि शून्य नहीं हो रहा है। इस बी में भी देखें तो विकर्ण को छोड़ने के बाद बहुत से अवयव ऐसे बच रहे हैं जो कि शून्य नहीं है। सी में देखें तो विकर्ण को छोड़ने के बाद बहुत से भी ऐसे अवयव हैं जो कि शून्य नहीं है। अगर हम डी को देख रहे हैं तो विकर्ण को छोड़ने के बाद प्रत्येक अवयव मेरा शून्य है। तो ये मेरा डी क्या होगा, आपका विकर्ण अवयव, क्योंकि विकर्ण अवयव वैसा अवयव जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो, यानी आपका सही जवाब डी नंबर होगा। देखिए तो 11 नंबर क्वेश्चन, वैसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य हो तथा विकर्ण के सभी अवयव समान हो कहलाते हैं। तो याद रखना है वो आपका सदिश अवयव कहलाते हैं, जिसमें आपका विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य होगा, लेकिन विकर्ण जो क्या होगा, विकर्ण आपका जो भी विकर्ण का अवयव होगा वो समान होगा, तो वो सदिश अवयव। देखिए कैसे, 1 0 0 0 1 0 0 ने 3 कोटि लिख दिए। और यहाँ विकर्ण देखना है तो विकर्ण मेरा तिरछा होता है, तो ये हुआ मेरा विकर्ण। तो यहाँ विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य होना चाहिए, लेकिन विकर्ण के अवयव की संख्या क्या होना चाहिए, समान। तो सॉरी विकर्ण के अवयव समान है, तो ये कैसा होगा, सदिश अवयव। यहाँ देखिए तो ये जो है ऑप्शन गलत लिखा गया है, यहाँ अदिश होना चाहिए। यानी ये अदिश अवयव होगा आपका, याद रखिएगा। गलती से यहाँ सदिश लिखा गया था। देखिए तो निम्नलिखित में कौन अदिश अवयव है। तो अदिश अवयव वैसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो तथा विकर्ण के सभी अवयव समान हो। तो ऐसा इस डी ऑप्शन ABCD ऑप्शन है, तो इसमें देखिए तो कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन सी देखे तो सी का जो विकर्ण है, इसके अलावा सी के विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य है, और सी का जो ये जो विकर्ण है इसके सभी अवयव क्या है, समान है। यानी मेरा सी नंबर कौन सा अवयव हो जाएगा, अदिश अवयव। देखिए तो 13 नंबर, वैसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो तथा विकर्ण के प्रत्येक अवयव 1 हो कहलाता है। तो ये आपका इकाई या तत्समक अवयव कहलाएगा। तो यहाँ जैसे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में कौन इकाई या तत्समक अवयव है। तो अगर हम विकल्प डी को देखें तो डी में विकर्ण के अलावा अन्य सभी अवयव क्या है, शून्य है, और विकर्ण के जो अवयव है वो क्या है, 1 है, यानी समान है। 1 होना चाहिए, और 1 होगा तो कैसा, तत्समक या इकाई या तत्समक अवयव। और ये आपका एग्जाम में पूछता है 2 गुने 2 कोटि का तत्समक अवयव। तो 2 गुने 2 कोटि का तत्समक अवयव पूछेगा तो याद रखिएगा 1 0 0 1। 3 गुने 3 का पूछेगा तो यही होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए तो 15 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी अवयव ए का परिवर्त ए डैश हो तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो याद रखिएगा बी नंबर, क्योंकि एक ये फॉर्मूला ही होता है ए डैश का होल डैश बराबर ए। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो 16 नंबर, समान कोटि के वर्ग अवयव ए तथा बी के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो देखते हैं हम ऑप्शन को, ए डैश का होल डैश बराबर ए, ये होता है। ए बी का होल डैश बराबर बी डैश, ए डैश होता है। और डी देखे तो ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश होता है। लेकिन ऑप्शन सी पे अगर हम गौर करें तो ए बी का होल डैश बराबर ए डैश बी डैश नहीं होता, ए डैश इंटू बी डैश। यानी ये कथन मेरा जो है असत्य हो जाएगा, ए बी का होल डैश बराबर ए डैश इंटू बी डैश।
अब आगे देखते हैं 17 नंबर। देखिए तो 17 नंबर क्वेश्चन, वर्ग अवयव ए अव्युत्कर्णीय होगा तो कोई भी अवयव अव्युत्कर्णीय तब होता है जब डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए का मान यानी सारणी का मान 0 हो। ये डेट ए बराबर 0 लिखा है, यानी इसको हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए बराबर 0। तो मेरा सही जवाब क्या होगा, ए नंबर। याद रखना है अव्युत्कर्णीय कब होगा अवयव, जब सारणी का मान 0 हो यानी डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए बराबर 0 हो। और व्युत्कर्णीय कब होगा कोई अवयव, जब डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए का मान 0 के बराबर ना हो यानी सारणी का मान 0 के बराबर नहीं हो। तो आपका 18 वर्ग अवयव ए व्युत्कर्णीय होगा। तो याद रखना है ऑप्शन बी, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। और इसके अलावा देखिए आपका इसका जो 18 का है सी भी सही हो सकता है। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इनवर्स बराबर 1 बाई डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। आपका ये व्युत्कर्णीय के लिए होगा, लेकिन अव्युत्कर्णीय के लिए सिर्फ एक ही होगा, सारणी का मान 0 होना चाहिए। देखिए तो निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। आपका ऑप्शन दिया है ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई, तो ये तो सत्य होगा क्योंकि ये तो फॉर्मूला ही होता है ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई। देखिए तो ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये भी आपका फॉर्मूला होता है, ये भी सही है। ए इनवर्स बराबर हम फॉर्मूला पढ़े ए इनवर्स बराबर ए ज्वाइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए, ये भी आपका सही है। तो इसमें कौन सा कथन असत्य हो रहा है, तो डी, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ देखिए तो 20 नंबर, अवयव ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम कब होंगे। तो कोई भी अवयव एक दूसरे के व्युत्क्रम होता है जब ए बी बराबर बी ए हो और बराबर आई, यानी मेरा सही जवाब होगा डी, ए बी बराबर बी। याद रखिएगा आई यानी क्या, तत्समक अवयव। चलिए देखिए तो वर्ग अवयव ए एक सममित अवयव कब होता है, जब ए डैश बराबर ए हो और ए जे आई बराबर ए आई जे हो, यानी आपका ए और सी यहाँ दोनों होगा। और विषम सममित कब होगा, जब ए डैश बराबर माइनस ए हो और ए जे आई बराबर माइनस ए आई जे हो, यानी इसका बी और डी विषम सममित के लिए और सममित के लिए ए और सी, याद रखिएगा। अब आगे 23 नंबर देखते हैं। देखिए तो 23 नंबर क्वेश्चन, यदि ए एक वर्ग अवयव हो तो ए प्लस ए डैश क्या होगा। तो याद रखना है ए एक वर्ग अवयव होगा तो ए प्लस ए डैश बराबर सममित अवयव होता है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। और यही ए माइनस ए डैश होगा तो याद रखिएगा विषम सममित अवयव होगा। यदि ए एक वर्ग अवयव हो तो ए माइनस ए डैश तो विषम सममित अवयव। आगे 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो किसी वर्ग अवयव ए के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो ये याद रखिएगा, ये होता ही है ए बराबर हाफ ए प्लस ए डैश और प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। आपका ऑप्शन सी सही होगा, ये फॉर्मूला ए बराबर हाफ ए प्लस ए डैश और प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। आगे अब 26 नंबर क्वेश्चन देखिए तो 26 नंबर क्वेश्चन, यदि ए तथा बी सममित अवयव हो तो ए बी माइनस बी ए अवयव होगा। तो किसी भी अवयव का सममित या विषम सममित अवयव निकालना हो तो उसका हम क्या करते हैं, डैश निकालते हैं। जैसे ए देखिए यहाँ ए सममित अवयव कब होगा, जब ए डैश बराबर क्या हो ए, और विषम सममित और फिर बी बराबर यही बी डैश बराबर क्या हो बी। इसी प्रकार ए बी माइनस बी ए का हम सममित या विषम सममित अवयव निकालेंगे तो क्या करना होगा, ए बी माइनस बी ए का डैश निकालना होगा। तो आइए हम निकाल के देखते हैं। देखिए तो इसको यहाँ हम सॉल्व करते हैं, चूंकि यहाँ ए बी माइनस बी ए का होल डैश यानी ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश, ए बी का होल डैश यानी क्या बी डैश ए डैश माइनस बी ए का होल डैश यानी क्या ए डैश बी डैश। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया है किंतु यहाँ ए तथा बी सममित अवयव है। तो सममित अवयव है अर्थात सममित अवयव कब हो जाए, जब ए डैश बराबर ए तथा बी डैश बराबर बी। इसी पर इसलिए ए बी माइनस बी ए का होल डैश बराबर, तो ए डैश बराबर ए यानी बी डैश बराबर बी, ए डैश बराबर ए माइनस ए डैश बराबर ए, बी डैश बराबर बी। अब इसमें हम क्या किए, माइनस कॉमन ले लिए। जब हम माइनस कॉमन लिए तो ये क्या हो गया, माइनस बी ए और माइनस माइनस प्लस ए बी, इसको हम सीधा कर दिए। चूंकि यहाँ ए बी माइनस बी ए का होल डैश बराबर मेरा आया माइनस ए बी माइनस बी ए। और कोई भी अवयव विषम सममित अवयव कब होता है, जब ए डैश बराबर क्या हो माइनस ए, और यहाँ मेरा ए बी माइनस बी ए का होल डैश बराबर क्या आया है माइनस ए बी माइनस बी ए। तो ये मेरा कैसा अवयव है, तो विषम सममित अवयव है, यानी इसका सही जवाब क्या होगा, ए नंबर विषम सममित अवयव। आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में इसी के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।